है भाई 4 पॉइंट चार्जेस ऑफ क्यू एच। 4 पॉइंट चार्जेस हैं ऑफ क्यू एच आर प्लेस इन एक्स वाई प्लेन एट 0 to अच्छा भाई 4 to 4 - 2 एंड 0 - 2। अच्छा भाई, तो समझ के हमें स्क्वायर दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो भाई किस तरह से है ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो सबसे पहले यहाँ 4 चार्ज रखा हुआ 0 2 पे, तो ये 0 2 हो गया ये वाला पॉइंट, 0 एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट 2। ठीक है भाई, यहाँ पे रख दिया है कैपिटल क्यू। एक है 4 2, तो एक्स कोऑर्डिनेट है 4, वाई कोऑर्डिनेट है 2। एक्स कोऑर्डिनेट है 4, वाई कोऑर्डिनेट है 2, मीन्स ये वाला 4 है और ये वाला इधर से 2 है। एक यहाँ चार्ज, एक यहाँ चार्ज। ठीक है भाई, एक है 0 - 2 पे, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट -2। यहाँ आ गए 0 - 2। अच्छा भाई 0 - 2 पे है, ये वाला है 4 2 पे, और एक है 0 - 2 और फिर ये 4 2 हो गया। 4 - 2, 4 और -2 और 0 - 2। इस तरह से ये 4 चार्जेज हैं। इट मीन्स ये तो चलो 4 है, ये 2 है, और ये वाला भी हमारा 4 और -2 है भाई। तो ये वाला 2 और ये वाला 2, यानी कि ये वाला टोटल भी हमारे पास ये 4 है। एक यहाँ चार्ज, एक यहाँ चार्ज, एक यहाँ चार्ज है भाई, और एक यहाँ चार्ज है। इस तरह से ये भी 2 वाई कोऑर्डिनेट 2, ये भी वाई कोऑर्डिनेट -2, तो इसका मतलब ये भी 4 है। तो ये भी 4 और ये भी टोटल 4, और ये वाला 4 है ही, तो इसलिए ये एक स्क्वायर ही बना भाई। एक तरह से ये स्क्वायर बन गया है 4 साइड का, 4 साइड लेंथ है। द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट ए 5th चार्ज एट द ऑरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम विल बी। अब इसके एट द ऑरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ऑरिजिन तो यहाँ है, ऑरिजिन तो ये भाई वाई एक्सिस इधर था, एक्स एक्सिस इधर था, तो हम लोग का ऑरिजिन जो है वो हमारा इस तरह से है वाई एक्सिस, और इधर है हमारा एक्स एक्सिस। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ऑरिजिन है। ठीक है, तो हमारा कैपिटल क्यू चार्ज हमें लाने हैं भाई। ये कैपिटल क्यू चार्ज ही है, इस पे भी कैपिटल क्यू चार्ज, इधर भी कैपिटल क्यू चार्ज, ये वाला भी है कैपिटल क्यू चार्ज, और ये वाला भी है कैपिटल क्यू चार्ज। सब तो कैपिटल क्यू ही चार्ज है। और यहाँ पे जो लाना चाहते हैं वो कहाँ से भाई लाना चाह रहे हैं? द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट ए 5th चार्ज एट द ऑरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। पुट करना है एट द ऑरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ पे पुट करना चाहते हैं। लाएंगे कहाँ से? तो कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब इनफाइनाइट से लाएंगे और यहाँ पे पुट करेंगे। कौन सा भाई? तो एक और कैपिटल क्यू हम लोग पुट करना चाहते हैं। कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो भाई वर्क डन, कभी भी कोई चार्ज मूव कराते हैं, कभी भी कोई चार्ज मूव कराते हैं, इन सब के इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराते हैं, तो वर्क डन जो होता है वो चार्ज विच इज़ मूव्ड और फाइनल जिस पॉइंट तक ले गया और इनिशियल जहाँ से हम लोग ले गए, यही होता है वर्क डन भाई। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी होता है, आपने रिवीजन क्लास में भी देखा था, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय फाइनल पोटेंशियल और चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल पोटेंशियल, ये हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये है भाई Q इंटू डेल्टा वी। ये तो भाई फॉर्मूला होता है वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग द चार्ज, यही होता है। एक्सटर्नल एजेंट हमारा वर्क करता है। ये कितना होता है? तो भाई ये Q कौन सा चार्ज लेके गए हो भाई? कैपिटल Q चार्ज लेके जा रहे हो। ठीक है भाई, जिस पॉइंट पे ले जा रहे हो वहाँ का पोटेंशियल, मतलब ये फाइनल पॉइंट ऑरिजिन है, इसलिए ऑरिजिन का पोटेंशियल लिखना पड़ेगा भाई। और इनिशियल पॉइंट था इनफाइनाइट सेपरेशन पे, इसलिए जब इनफाइनाइट सेपरेशन पे है ये, इस सिस्टम से इनफाइनाइट पे है, तब का पोटेंशियल यही लिखना पड़ेगा। तो Q तो चार्ज मूव कराए हो, ऑरिजिन पर का पोटेंशियल कितना होगा? तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा भाई? तो Q/4πε02, Q/4πε02 और Q/4πε0 ये R और Q/4πε0 ये R, क्योंकि सब तो पॉजिटिव ही है।
तो यहाँ पे हमें ऑरिजिन का पोटेंशियल लिखना पड़ेगा, ऑरिजिन पे पोटेंशियल लिखना पड़ेगा। और ऑरिजिन पे पोटेंशियल कैसे निकालते हैं भाई, तो किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल जो होता है वो उस पॉइंट पे ड्यू टू वेरियस चार्जेज जो भी पोटेंशियल होंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, चारों चार्ज के चलते पोटेंशियल हमें निकालना पड़ेगा। सम पोटेंशियल में भी पॉजिटिव, सम में भी निगेटिव। तो बेसिक तो बात यह है, यहाँ पे चार्ज सारे पॉजिटिव हैं इसलिए सबका पॉजिटिव पोटेंशियल ही होगा। तो अब आंसर से बस एक स्टेप आप दूर है भाई, क्या, तो यहाँ पे ऑरिजिन पे जो पोटेंशियल है वो वैल्यू रख दिया जाए। तो निकालेंगे भाई ऑरिजिन पे पोटेंशियल क्या होगा। तो ऑरिजिन पे पोटेंशियल V1, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये है Q/4πε02, Q/4πε02। तो Q/4πε0 × 2 ऐसा लिखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा एक और चार्ज है इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देता हूँ, क्योंकि इसके लिए भी तो उतना ही है Q/4πε02। लेकिन इसके लिए होगा कितना, तो 2 तो ऐसे हो गए जो कि 2 सेपरेशन पे हैं। इसका देखेंगे तो कितना हो जाएगा भाई पोटेंशियल, तो Q/4πε0, और ये वाला जो सेपरेशन होगा ये 2 है और ये 4 है, तो इसका मतलब ये वाला हो जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ऐसा काम करेंगे, इट मीन्स √4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। ये सेपरेशन भाई Q/4πε0 ये सेपरेशन, और इसको भी मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल जो ये प्रोड्यूस करेगा उतना ही ये भी प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये जो R है वही ये R है। इसलिए ऑरिजिन पर का जो पोटेंशियल हमें फाइनली मिलेगा वो क्या मिलेगा भाई, तो ऑरिजिन पर का पोटेंशियल हो गया 2 टाइम्स दिस, दैट इज Q/4πε0, ये मिला। और ये हुआ Q/2πε0, और ये वैल्यू हो गया 16 + 4 20 √20, ये मिला। ऑरिजिन पर का पोटेंशियल ये मिला। अब ये ऑरिजिन पर का पोटेंशियल है वो यहाँ डाल देंगे मल्टीप्लाइड बाई Q, इसलिए वर्क डन हो जाएगा। Q इसी में मल्टीप्लाई करने हैं, इस ऑरिजिन के पोटेंशियल से Q मल्टीप्लाई करने हैं। Q मल्टीप्लाई करेंगे तो ये Q² हो जाएगा, तो Q²/4πε0। चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ भी Q²/4πε0 कॉमन लिया हुआ है, तो Q²/4πε0, क्योंकि Q से मल्टीप्लाई कर दिए भाई, Q से इसके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Q से मल्टीप्लाई किया तो भाई Q ये और 4πε0 कॉमन ले लिए तो ये 1 बच जाएगा, और ये क्या बच जाएगा, तो 4 था, अगर 4 था तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, ये 4 है समझो ये 2 है, तो इस मीन्स 2 डिवाइडेड बाई √20 Q²/4π, और ये हो गया 2/√20। तो इसको भी हम लोग चाहें तो और सिंपल कर सकते हैं, Q²/4πε0, और ये हो गया 1 + 2 है, तो ये इसको 4 × 5 कर सकते हैं, 4 × 5 20 को लिख सकते हैं, और 4 जब बाहर जाएगा तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1/4 × 5 है तो 1/√5। ये आ गया तुम्हारा आंसर, ये वाला हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर A। तो ये हो गया आंसर। बोलो भाई ठीक है। इस तरह से पोटेंशियल हमें निकालने की ज़रूरत थी ऑरिजिन पे, इससे सेपरेशन सेम है Q/4πε02 और प्लस Q/4πε02, 2 टाइम्स Q/4πε02 हो गया, एंड Q/4πε0R, Q/4πε0R यानी कि 2 टाइम्स Q/4πε0, 2 टाइम्स Q/4πε0R, और R का वैल्यू था √4² प्लस 2²। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें भाई। Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अच्छा, इसमें भी देखो वही काम किया हुआ है, रिक्वायर्ड वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो इस तरह से U फाइनल माइनस U इनिशियल ये किया अपने अपने हिसाब से भाई, पहले पोटेंशियल 0 था इनफाइनाइट पे जब था, और ये पोटेंशियल निकाल लिया। पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू पोटेंशियल, जैसे भी करें ये हो गया। अच्छा भाई, एक और क्वेश्चन आया, देखो, फ्रॉम द गिवन ग्राफ शो द वेरिएशन विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। अच्छा, ये ग्राफ बताने हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है, या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर है, या पोटेंशियल ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है, या पोटेंशियल ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर है। ये बताने कि विद R क्या है।
क्या ये दिखा रहा है। तो अगर ये याद हो अगर रिजल्ट तुम्हें, तो ये अगर हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज इस तरह से जो सरफेस पे चार्ज है मेटेलिक स्फीयर, तो इसका अगर पोटेंशियल की बात करें तो बाहर वाले पॉइंट के लिए यानी कि कैपिटल आर से लार्जर के लिए पोटेंशियल जो होता था वो होता था Q/4πε0r, और इनसाइड पॉइंट के लिए होता है, इनसाइड पॉइंट के लिए जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल होता था वही जो सरफेस पे होगा, दैट इज Q/4πε0 कैपिटल आर। याद होगा ये है ऑल पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। अंदर में हमारा सेम होता है पोटेंशियल और बाहर में हमारा क्या होता है भाई, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। और इसी का ग्राफ इस तरह से आता है कि भैया कांस्टेंट हो और उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो। तो इस तरह का ये ग्राफ जो है वो पोटेंशियल वर्सेस आर है फॉर ए यूनिफॉर्मली चार्ज, लेकिन चार्ज होना चाहिए ओनली ऑन द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ है, नहीं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म, नहीं भाई यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का नहीं। पोटेंशियल ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल या पोटेंशियल ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। तो यहाँ पर देखो शेल और स्फीयर की बात हो रही है, तो इसका मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज शेल समझें। क्यों भाई, अगर मान लो ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर समझे तो पता नहीं ये क्या कहना चाह रहा है। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर अगर ये वाला ना समझ ले कि भैया पूरे में स्फीयर में चार्ज हो तो उसके लिए पोटेंशियल ये नहीं होता। अगर ऐसा होता तो इसका पोटेंशियल ये नहीं होता, उसके लिए तो पोटेंशियल इस तरह से होता है भाई। ये हमारा किसके लिए, थिन स्फेरिकल सेल के लिए है। थिन स्फेरिकल सेल होता है तो हमारा काम होगा ऐसा है, समझो सेल है तो समझो कि खाली यहीं पे यूनिफॉर्मली चार्ज सेल है तो खाली सरफेस पे ही इसका मटेरियल ही है, उसी पे चार्ज है। तो ऐसे कंडीशन में तो यही बनेगा भाई, पोटेंशियल हमारा Q/4πε0 सरफेस का रेडियस वैल्यू, और यहाँ पे हो गया Q/4πε0 स्मॉल r। तो यहाँ आ गया V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। यहाँ पे V क्या है, कांस्टेंट है। कब तक, जब तक ये कैपिटल R दैट इज R0 मान लो रेडियस है, वहाँ तक जब तक ना पहुँच जाए। तो ये स्फेरिकल शेल, ड्यू टू स्फेरिकल सेल ये पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये तो भाई आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। कर्व सारे याद रखने चाहिए आपको। ये वाला कर्व तब बनता, ये जो कर्व है ये वाला कर्व तब बनता है, ये कर्व तब बनता है जब हमारा ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर होता, पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर होता, नॉन कंडक्टरी, और ये इसको यूनिफॉर्मली चार्ज कर रखे हैं तब होता है ये इस तरह का कर्व। ये वाला कर्व होता है सेल के लिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो भाई नेक्स्ट देखा जाए। इसका आंसर में ये लिखा हुआ है, देखो, एज द फील्ड इनसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर और सेल इज 0, सो द पोटेंशियल इनसाइड इट इज कांस्टेंट, वेयर एज द आउटसाइड इट वेरीज इन्वर्सली विद डिस्टेंस। ठीक है भाई, तो होता ही है, कोई भी अगर ये चार्ज स्फीयर है, चार्ज स्फीयर इस तरह से हो तो इसके अंदर का पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट, और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन दिखाते तो ये इस तरह से दिखाते, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और बाहर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो। और पूरा हमारा ये इस तरह से होता यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो ये लीनियर बन जाता है इस तरह से, इनसाइड वाले के लिए लीनियर बन जाता है, आउटसाइड के लिए वही रह जाता है, आउटसाइड के लिए वही रह जाता है। ये तब होता है जब यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रू आउट द वॉल्यूम, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, थ्रू आउट द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुआ हो, तब ऐसा होता है। अगर ये सिर्फ शेल हो तो उसमें हमारा इस तरह का ग्राफ होता है। तो खैर इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ मतलब नहीं है, यहाँ तो हम लोग का पोटेंशियल ही वैसा ग्राफ होता है जिसमें कि हॉरिजॉन्टल में ऐसे चलता है और फिर ऐसे हो जाता है। ये तो भैया पोटेंशियल का ग्राफ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ये चलो देखो क्वेश्चन है, व्हेन कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो इसको करो, इस तरह का क्वेश्चन कॉमन है, एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो भाई इसको जल्दी से ट्राई करो, एक बार सोचो, कम से कम इसको सोच लेंगे, सोच के जल्दी से कैलकुलेशन करेंगे। प्रैक्टिस जो है थोड़ा सा करना है आपको और फास्ट भी रहना है आपको। तो देख रहे हो कि कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड, फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल।
कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो जाए तो भाई सबको पता है कि व्हेन कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज इट विल ब्रेक द सर्किट। जब ये फुल्ली चार्ज हो जाता है तो ये सर्किट को ब्रेक कर देता है, कोई करंट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है फुल्ली चार्ज कंडीशन में। मतलब स्टेडी स्टेट में जब फुल्ली चार्ज कंडीशन है इसका मतलब स्टेडी स्टेट है, और स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा क्योंकि ये ब्रेक कर दिया, यहाँ पे चार्ज ट्रांसफ़र अलाउड नहीं है, जो चार्जिंग होना था हो चुका, तो इसलिए ये तो ब्रेक कर दिया। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम लोग देखें इसका, तो इक्विवेलेंट सर्किट ये है, उधर जाएगा नहीं उधर वाले ब्रांच में, तो इतना ही रह जाएगा। इक्विवेलेंट सर्किट ये है, इधर तो जाएगा ही नहीं, इधर तो हमारा ये आउट हो गया, इसलिए इतना ही है। यहाँ 1 किलो ओम है और यहाँ पे देख रहे हैं 2 किलो ओम है और यहाँ देख रहे हैं 9 वोल्ट है, इसलिए यहाँ पे करंट जो होगा वो इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। और इस करंट का वैल्यू कितना होगा भाई, तो करंट का वैल्यू होगा, एक ही तो सेल है और एक ही लूप है, इसलिए ईएमएफ डिवाइडेड बाई टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द लूप। तो यहाँ पे करंट का वैल्यू हो जाएगा हमारा ईएमएफ 9 वोल्ट है, 9 डिवाइडेड बाई टोटल रेसिस्टेंस कितना है, तो 2 किलो ओम, और सीरीज में भैया तो 2 और 1 3 किलो ओम, तो 3 × 10 का पावर 3 किलो ओम। ये ओम हो गया और ये वोल्ट हो गया, दोनों एसआई में हैं तो इसलिए बिल्कुल ठीक है भाई। तो ये हो गया 9 यानी कि 3 × 10⁻³ इट मीन्स 3 मिली एम्पियर करंट। 3 मिली एम्पियर करंट है, ये 3 मिली एम्पियर करंट ऐसे ही ये चल रहा है। ये करंट जो है वो 3 मिली एम्पियर है, 3 मिली एम्पियर का करंट है स्टेडी स्टेट में। स्टेडी स्टेट में इधर से करंट 0 रहेगा, ये करंट तो भाई 0 रहेगा, ठीक है। तो करंट किसके थ्रू निकालने हैं, व्हेन कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज फाइंड करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। अच्छा, सेल से कितना करंट ड्रॉन है, तो इस सेल से जो करंट ड्रॉ हो रहा है वो यही 3 मिली एम्पियर ही तो ड्रॉ हो रहा है, तो 3 मिली एम्पियर पे आप टिक लगा देंगे और ये हो जाएगा आंसर। बिल्कुल ठीक है भाई, स्टेडी स्टेट में पूछा इसलिए ऐसा। अगर ये पूछ देता मान लो कि जस्ट आफ्टर प्रेसिंग द स्विच, यहाँ पे स्विच एक रहता और जैसे ही इसको क्लोज करेंगे इसकी चार्जिंग स्टार्ट होती, पहले से स्विच जो है हमारा वो ऐसे ही ओपन है, और जैसे ही ये क्लोज करा एट t=0 प्लस, इट मीन्स जस्ट आफ्टर प्रेसिंग द स्विच, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच ऐसा अगर पूछता, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका, वो काम खत्म हो चुका। लेकिन ये सिचुएशन अगर चेंज कर दे कि नहीं भैया जैसे ही मैंने क्लोज किया उस समय का बताओ, तो जैसे ही क्लोज किया तो उस समय थोड़ी चार्जिंग हुआ, उस समय कुछ भी चार्ज नहीं हुआ है। तो जब हम लोग t=0 प्लस पे जैसे ही क्लोज करेंगे इस स्विच को, तो उस समय ये ऐसे बिहेव करेगा एज इफ देयर इज नो रेसिस्टेंस, कोई अपोजिशन नहीं है, ये चार्जिंग बिल्कुल अलाउ करेगा, वेलकम करेगा। तो ऐसे कंडीशन में जब इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, जब ऐसे कंडीशन में, इस कंडीशन में तो इक्विवेलेंट सर्किट स्टेडी स्टेट का इक्विवेलेंट सर्किट ये बना, लेकिन अब ऐसे कंडीशन में जब इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो किस तरह का इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा भाई, तो इस तरह का बनेगा। देखो भाई ये 9 वोल्ट, यहाँ रेसिस्टेंस 1 किलो ओम, यहाँ रेसिस्टेंस 2 किलो ओम, और इधर ये रेसिस्टेंस जो यहाँ होगा वो बिल्कुल ऐसे होगा एज इफ देयर इज नो ऑब्जेक्शन नो रेसिस्टेंस, तो ये ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल क्लोज सर्किट। यहाँ था कैपेसिटेंस लेकिन वो चार्जिंग नहीं हुआ है बिल्कुल, इसलिए ये पूरा का पूरा ये अलाउ करेगा, और ये 3 किलो ओम और ये इस तरह से कनेक्टेड है और ये ऐसे कनेक्टेड है। इसलिए अगर t=0 प्लस पे पूछता, जस्ट आफ्टर प्रेसिंग द स्विच, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच पूछता, तो उस कंडीशन में इन दोनों का ये वाला तो ऐसे बन जाता सीधा। तो ये 2 और 3 का ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता, 2 किलो ओम और 3 किलो ओम का ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता, और उस कंडीशन में करंट निकालते तो भैया ये 1 है, 2 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 × 3 डिवाइडेड बाई 2 + 3, यही होता है भाई R इक्विवेलेंट। यहाँ पे इन दोनों के बीच में M और N के बीच में अगर बोलें तो R इक्विवेलेंट RMN वो बनता हमारा 2 × 3 डिवाइडेड बाई 2 + 3 दैट इज 6 डिवाइडेड बाई 5 किलो ओम। इसलिए यहाँ के कंडीशन में ये जो करंट मिलता तुम्हें EMF 9 वोल्ट डिवाइडेड बाई टोटल रेसिस्टेंस कितना, तो 1 + 6/5, 6/5 का मतलब है 1.2, तो 1.2 और ये 1 है तो यहाँ पे हो जाता है 2.2 किलो, ये वैल्यू मिलता उस कंडीशन में। लेकिन आपसे तो
जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच नहीं बोला है, जब स्टार्ट हुआ है कैपेसिटर चार्जिंग तब का नहीं पूछा है, आपको क्या पूछा है, स्टेडी स्टेट में, यानी कि व्हेन कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, तो उस कंडीशन में ये मिलेगा। बाकी इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं भाई। इसका आंसर अगर हम लोग देखें, देखो व्हेन कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज इट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। जब फुल्ली चार्ज होगा तो क्या ऑफर करेगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, मतलब सर्किट ब्रेक हो गया। सो सर्किट बिकम्स एज सेवन फिगर, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल क्या होगा, 9 वोल्ट डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो उधर तो भाई सर्किट ब्रेक हो चुका है, वो पार्ट ही नहीं है, तो ये 1 ओम और 2 ओम 3 किलो ओम, तो 3 मिली एम्पियर हो गया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन पे है। चार्ज नेवर फ्लोज फ्रॉम ए कंडेंसर ऑफ अ हायर कैपेसिटी टू ए कंडेंसर ऑफ अ लोअर कैपेसिटी। चार्ज कभी फ्लो नहीं करता हायर कैपेसिटी वाले कंडेंसर से लोअर कैपेसिटी वाले कंडेंसर से। कंडेंसर मतलब कैपेसिटर। तो कह रहा है कि एक हायर कैपेसिटर है, हायर कैपेसिटेंस वाला है, और एक लोअर कैपेसिटेंस वाला है। तो हम लोग ऐसा भी समझ सकते हैं, एक स्फेयर भी तो कैपेसिटेंस इसका भी होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो एक ये है और एक ये है, मान लो इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया, एक का रेसिस्टेंस 4 पाई R1 हो गया और एक का कैपेसिटेंस जो हो गया कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 हो गया। ऐसा हो गया, मान लो एक कैपेसिटेंस C1 एक कैपेसिटेंस C2। अब इसमें जब ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा भाई, तो कह रहा है चार्ज नेवर फ्लोज फ्रॉम ए कंडेंसर ऑफ हायर कैपेसिटी टू ए कंडेंसर ऑफ लोअर कैपेसिटी। हायर कैपेसिटी वाले से लोअर कैपेसिटी की तरफ कभी फ्लो नहीं करेगा। तो भाई क्या ऐसा होता है क्या कि चार्ज का फ्लो इसका कैपेसिटी डिसाइड करेगा? चार्ज का फ्लो तो भैया पोटेंशियल डिसाइड करता है कि V1 है, ये V2 है, में लार्जर कौन है भाई? लार्जर से स्मॉलर की तरफ पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है भाई। इसलिए चार्ज किधर फ्लो करेगा, इट विल नॉट बी डिसाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस बट इट विल बी डिसाइडेड ऑन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। चार्ज फ्लो का डायरेक्शन पोटेंशियल डिसाइड करता है, ना कि कैपेसिटी। ठीक वैसे ही जैसे दो टैंक हो, वाटर टैंक हो, तो कौन ज़्यादा कैपेसिटी का है कौन कम कैपेसिटी का है, उससे वाटर फ्लो नहीं डिसाइड होता। वाटर फ्लो इससे डिसाइड होता है कि इसमें वाटर कितना लेवल है और इसमें वाटर कितना लेवल है, और ज्वाइन कर देंगे तो किधर से वाटर ट्रांसफ़र होगा, हायर हाइट वाले से लोअर हाइट। तो हाइट यहाँ हाइट ऑफ वाटर मैटर करेगा, ना कि साइज ऑफ टैंक। उस तरह से साइज ऑफ कैपेसिटेंस यानी कि कितना कैपेसिटी इसका होल्ड करने का है, कितना इसका है चार्ज होल्ड करने का, उससे डिसाइड नहीं होगा। डिसाइड किससे होगा भाई, कौन हायर पोटेंशियल पे है। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट तो भाई गलत हो जाएगा कि चार्ज नेवर फ्लोज फ्रॉम कंडेंसर एट हायर कैपेसिटी टू कंडेंसर ऑफ लो कैपेसिटी। ना बनाए जा सकते हैं भाई, तुम जिसका पोटेंशियल कम कर दोगे, ये पोटेंशियल कम है तो इधर चार्ज, ये पोटेंशियल अगर ज़्यादा हो इधर कम हो जाए तो इधर चार्ज। चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज का फ्लो ऐसे, नेगेटिव चार्ज होगा वो लोअर टू हायर मूव करेगा। जिसको लोअर बना दो भाई, इसको लोअर पोटेंशियल पे रख दो, इसको लोअर पोटेंशियल पे रख दो, जिसको रख दोगे वैसे चलेगा। इसमें कैपेसिटेंस का कोई मतलब नहीं है। ठीक है भाई, रीजन है यहाँ पे, रीजन दिखाया जा रहा है। फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन टू बॉडीज कनेक्टेड बाई अ थिन वायर। टू बॉडीज कनेक्टेड बाई अ थिन वायर। फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन टू बॉडी कनेक्टेड बाई थिन वायर इज डिटर्मिन बाई द चार्जेज ऑन देम। कितना इस पे चार्ज है, कितना इस पे चार्ज है, इससे डिटर्मिन होता है। Q1 इस पे है, Q2 इस पे है, तो क्या इससे डिटर्मिन होता है कि हमारा कनेक्टेड थिन वायर में किधर से किधर करंट जाएगा। फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन टू बॉडी कनेक्टेड बाई थिन वायर इज डिटर्मिन बाई द चार्ज ऑन देम। क्या चार्ज पे डिपेंड करेगा, एक किस पे कितना चार्ज है उस हिसाब से डिसाइड होगा फ्लो ऑफ चार्ज? नहीं, फ्लो ऑफ चार्ज जो होगा वो डिसाइड चार्ज के वैल्यू पे नहीं होगा, पोटेंशियल के वैल्यू पे। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 और Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, ये कितना लार्ज है, ये कितना लार्ज है, ये खाली नहीं देखने हैं कि Q1 Q2 में कौन लार्ज है वो डिसाइड करेगा। नहीं भाई, Q1/R1 और यहाँ Q2/R2, पोटेंशियल V1 पोटेंशियल V2, ये डिसाइड करेगा कि किधर से किधर हमारा चार्ज फ्लो करेगा। ए कंडेंसर एट हायर कैपेसिटी, कंडेंसर जो हायर कैपेसिटी में हैव हायर पोटेंशियल, may have lower potential, so charge may flow from it to the condenser at lower capacity which may be at lower potential। तो भैया मेन तो पोटेंशियल है, वही डिसाइड करता है चार्ज फ्लो, ना तो चार्ज डिसाइड करेगा ना कैपेसिटी। देखो पोटेंशियल होता है
चार्ज डिवाइडेड बाई सी, Q इज इक्वल टू सी वी होता है, सबको मालूम है भाई। तो पोटेंशियल किसी भी कैपेसिटर पे पोटेंशियल Q अपॉन सी है, इसलिए चार्ज अकेले नहीं डिसाइड करेगा, कैपेसिटेंस अकेले नहीं डिसाइड करेगा। एक बोल दिया था कि कैपेसिटेंस के हिसाब से चार्ज फ्लो करेगा, एक बोलता है Q के हिसाब से। नहीं भाई, पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली, और पोटेंशियल है क्या, तो Q अपॉन सी, यानी कि किसी स्फेयर का पोटेंशियल हो जाएगा Q अपॉन, और कैपेसिटेंस होता है 4πr, मीन्स Q बाई आर पोटेंशियल डिसाइड करता है। तो चलो भाई, ये बात हो गई। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखा जाए, पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज़ कैपेसिटी C। तो कोई एयर कैपेसिटर है भाई, देख लो, एक बार ट्राई कर लो भाई, इसमें जल्दी से 1 मिनट में ट्राई मारो। पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज कैपेसिटी C, ठीक है भाई। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज D, तो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट जो है वो D है, ठीक है। और इसका कैपेसिटेंस C है, तो कैपेसिटेंस तो होता है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, ये होता है भाई, सबको मालूम है। पोटेंशियल V जो हमने अप्लाई किया, इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल V अप्लाई किया बिटवीन द प्लेट्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा भाई, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, अट्रैक्टिव फोर्स कितना होगा, ये हम लोग निकालना चाहते हैं। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स कितना हो जाएगा, तो भाई देखो, ये अट्रैक्टिव फोर्स निकालने का 2 मेथड होता है। 2 मेथड जनरली हम लोग समझते हैं। एक तो ये भाई कि एक ये प्लेट है, चार्ज है कुछ, दूसरा ये प्लेट है, चार्ज है कुछ। निकालेंगे कैसे भाई, तो कूलम्स लॉ नहीं लगा देना, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज या स्फेरिकल चार्ज नहीं है। 2 प्लेट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है हमें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो ये सोच सकते हैं कि इसके फील्ड में, फर्स्ट वाला प्लेट जो लार्ज प्लेट है, इसके फील्ड में ये है, या बोलें इसके फील्ड में ये है, तो हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, जैसे कि हम लोग Q1 चार्ज हो और Q2 चार्ज हो, तो कैसे फोर्स निकालेंगे। कूलम्स लॉ तो है, लेकिन दूसरा मेथड है ये कि Q1 ने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा P पॉइंट पे, वहाँ चार्ज Q2 रखा गया है, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P, जहाँ पे हमने Q2 चार्ज रखा है। यही तो होता है भाई, किसी भी चार्ज को जहाँ रखोगे वहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ही होता है यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स, और जब हमारा जितना वैल्यू का है मल्टीप्लाई कर दोगे तो फोर्स मिल जाएगा, फोर्स ऑन Q2 मिल जाएगा। इसलिए फोर्स ऑन Q2 निकालने के लिए चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो भाई कोई भी चार्ज से R सेपरेशन पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहेंगे तो वो लिखेंगे Q1 डिवाइडेड बाई 4πε0 और R², ऐसा लिखेंगे, और यही बन गया फोर्स। तो कूलम्स लॉ से भी लिखते हो तो Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R² लिखते हो, ये भी एक मैकेनिज्म है, ऐसे भी हम लोग लिखते हैं, और ये ज़्यादा मॉडर्न व्यू है। Force on any charge is equal to charge multiplied by electric field at the location of the given charge, ऐसे निकालते हैं। तो यही प्रिंसिपल यहाँ भी अप्लाई करेंगे। समझेंगे कि ये Q जो है वो इसके फील्ड में है, तो इसका यहाँ पे फील्ड कितना है, इसका यहाँ पे फील्ड कितना है भाई, तो इसका फील्ड है यहाँ पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सबको पता है भाई कि कैपेसिटर में यहाँ पे अगर सिग्मा चार्ज है, इधर माइनस सिग्मा चार्ज है, तो अंदर में जो फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि इसका फील्ड होता है एक, और एक इसका फील्ड होता है। मीन्स इसका भी फील्ड उतना ही वैल्यू का, इसका भी फील्ड उतना ही वैल्यू का, दोनों मिला के होता है। मीन्स एक का है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और दूसरे का भी है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमें क्या लिखना है भाई, इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स अगर निकालना चाहते हैं तो इसका फील्ड यहाँ पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। फोर्स निकालना चाह रहे हैं ऑन माइनस Q वाला चार्ज, इस पे सेकेंड प्लेट पे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ऑन सेकेंड प्लेट अगर निकालना चाह रहे हैं तो वो होगा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यह सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्रोड्यूस किया है, और चार्ज यहाँ पे है वो Q वैल्यू का है, चार्ज हमारा Q वैल्यू का है, माइनस Q है तो अट्रैक्टिव फोर्स है Q वैल्यू ऑफ द चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वाले का वो ये है। तो ये है भाई, ये हो गया हमारा। अब इसको तुम जिस फॉर्मेट में चाहते हो उस फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, उस फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं। अब देखो
सिग्मा है, सिग्मा को हम लोग क्यू अपॉन एरिया लिख सकते हैं, क्यू अपॉन एरिया लिख सकते हैं, क्यू अपॉन एरिया और 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया, ठीक है, और एक और क्यू है। तो इस तरह से क्यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, अगर ऐसा फॉर्मेट का होता तो वो भी हम लोग सेलेक्ट कर लेते ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए और कैपेसिटेंस चाहिए। तो भैया कैपेसिटेंस तो हमें दिख रहा है, कैपेसिटेंस हमें दिखेगा भाई। कैपेसिटेंस क्या होता है? तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। तो एप्सिलॉन नॉट ए है, डी नहीं है, तो चलो भाई डी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। इसमें क्या है, डी से मल्टीप्लाई डिवाइड अगर कर दें इसमें तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी, यानी कि क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डी, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। बोलो भाई ये ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। यहाँ तक क्यू स्क्वायर डी हो गया और इधर ट्वाइस डी एप्सिलॉन नॉट ए हो गया। इससे क्या फ़ायदा मिला भाई? इससे ये मिल गया क्यू स्क्वायर अपॉन 2 डी, और एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को बोलते हैं सी। हमें सी तो चाहिए था, सी तो पहले ला लिए कम से कम। अब हमें क्यू नहीं चाहिए भाई, हमें तो पोटेंशियल चाहिए। तो क्यू इक्वल टू सी वी होता है, तो चलो भाई सी वी लिख लो, सी वी का स्क्वायर कर लो। क्यू का स्क्वायर मतलब सी वी का स्क्वायर, 2 डी सी इज इक्वल टू क्या हो गया? तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2 डी सी। एक से एक सी कैंसिल हो जाएगा और ये मिल जाएगा हमें क्या भाई? तो सी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी, सी वी स्क्वायर अपॉन 2 डी। तो ये हो जाएगा सी वी स्क्वायर अपॉन 2 डी। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है। जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में हमने एक्सप्रेस कर दिया। वैसे आपको कभी भी शॉर्टकट के लिए मैं बता दूं, कभी भी जो कैपेसिटर होते हैं चार्ज, एक पे प्लस क्यू है दूसरे पे माइनस क्यू है, तो मैं बता दूं कि इसमें जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है आपको एक सेंटेंस में याद रखना चाहिए। अट्रैक्टिव फोर्स होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाई, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो E/2। क्यों भाई? क्योंकि E/2 ये प्रोड्यूस करता है और E/2 ये प्रोड्यूस करता है। क्योंकि ये सिग्मा होता है, ये माइनस सिग्मा, ये जितना फील्ड राइट में प्रोड्यूस करेगा उतना ही फील्ड ये भी राइट में प्रोड्यूस करेगा, दोनों मिलके ही तो E बनता है। इसलिए अंदर का E अगर फील्ड है तो E/2 इसका, E/2 इसका, तो Q इंटू E/2 ये फोर्स है। अब इसको जिस फॉर्मेट में चाहो आप लिख सकते हो, जिस फॉर्मेट में चाहोगे आप इसको लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो, इसी को हम लोग अगर लिखना चाहते हैं तो Q को हम लोग CV लिख सकते हैं, क्योंकि हमें C और V के टर्म में चाहिए। CV लिख सकते हैं, CV अपॉन Q को लिखा CV, और E को लिख सकते हैं V डिवाइडेड बाई D, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस V होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू D। तो E लिख सकते हैं भाई, E इज इक्वल टू V बाई डी, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई D। तो ये लिख दिया, इससे भी हमें आंसर मिल जाएगा। फोर्स हो गया CV स्क्वायर अपॉन 2D, CV स्क्वायर अपॉन 2D। तो आपको ये वाला याद रहना चाहिए, Q इंटू E/2 जो अंदर का नेट फील्ड है ये। अब इससे भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। बहुत बुरा हाल है। चलो देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो इसने क्या किया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू प्लेट्स, ये हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। वही वाला चीज़ है, हम लोगों का भी ये आया था, और फाइनली क्या आया, CV स्क्वायर अपॉन 2D। तो बिल्कुल वैसे ही आएगा। वैसे ही मैंने दो मेथड बता दी है आपको करने को। चलो एक और क्वेश्चन आया, देखो कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाई ए बैटरी। क्वेश्चन है कि कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाई ए बैटरी। ठीक है भाई, इस कैपेसिटर को हम लोगों ने चार्ज कर दिया है किसी बैटरी से। द बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है भाई, एक हमारा कैपेसिटर है और इसको हम लोग चार्जिंग कर रहे हैं, ध्यान देना। कैपेसिटर इज चार्ज बाई ए बैटरी, बैटरी इज रिमूव्ड। अब चार्ज कर दिया इसको। ठीक है भाई, अगर हमने V1 बैटरी से चार्ज किया, V1 पोटेंशियल डिफरेंस वाले से, तो इसमें CV1 आ जाएगा, इसमें माइनस CV1 आ जाएगा चार्ज का वैल्यू। ठीक है भाई, इस तरह से आ जाएगा चार्ज का वैल्यू, चार्ज का वैल्यू डाल देंगे, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद क्या है, द बैटरी इज रिमूव्ड। अब इसको हमने क्या किया, रिमूव कर दिया। एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर। तो एक तो भैया ये चार्ज कैपेसिटर आ चुका है, इस पे Q1 चार्ज, तो माइनस Q1 चार्ज, जहाँ की Q1 है CV1।
अब ये कह रहा है कि इट इज़ कनेक्टेड टू अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर, आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर से ये कनेक्ट करते हैं इन पैरेलल। तो भैया पैरेलल तो हो ही जाता है। द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द रिजल्टिंग सिस्टम क्या हो जाएगा, रिजल्टिंग सिस्टम का टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, रिमेन्स द सेम, डिक्रीजेज बाई ए फैक्टर ऑफ 2 और इंक्रीजेज बाई ए फैक्टर ऑफ 2, वो हम लोगों को देखने हैं। तो भैया यहाँ पे CV1 चार्ज, जो भी चार्ज हमने डाला, Q चार्ज डाला माइनस Q चार्ज, लेकिन इस पर जीरो चार्ज था। अब जैसे ही ज्वाइन कर दिया हमने, जैसे ही कनेक्ट किया, ज्वाइन किया, अब क्या होगा भाई, आइडेंटिकल कैपेसिटेंस है, तो आइडेंटिकल है तो Q/2 इस पे आ जाएगा, Q/2 इस पे रह जाएगा, और इस पे भी -Q/2 हो जाएगा। कॉमन सेंस कहता है। फिर भी आपको कॉमन पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला तो याद ही होगा कि जब भी दो कैपेसिटर हम लोग कनेक्ट करते हैं, एक को चार्ज किया हमने V1 से, दूसरे को चार्ज किया V2 से, डिवाइडेड बाई क्या होता है, तो दोनों पैरेलल में होते हैं, और पैरेलल में हमारा ये बनता है C1 + C2। ये होता था कॉमन पोटेंशियल जो हमें ऑब्टेन होगा। ये M पॉइंट है और ये N पॉइंट है, तो कॉमन पोटेंशियल हमारा इधर से देखें चाहे इधर से देखें सेम होना चाहिए। सो कॉमन पोटेंशियल हो गया C1 तो C था और उसका पोटेंशियल मान लो V था, और दूसरे वाले ने तो चार्ज ही कुछ नहीं लाया, और ये बन गया C + C 2C, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल थे। C1 = C2, C1 = C2 = C है, तो इसलिए ये क्या मिला, C कैंसिल हो गया, V/2। कॉमन पोटेंशियल क्या मिला, V/2। इट मीन्स बोथ द कैपेसिटर विल हैव पोटेंशियल कितना, V/2। ये वाला V था पहले, लेकिन अब ये V/2 बन गया, ये अब भी V/2 बन गया, इसलिए यहाँ पे चार्ज हो जाएगा कितना भाई, तो अब चार्ज बन जाएगा ये Q/2, क्योंकि C × V/2, C भी था हमारा C भी था Q। अब ये कॉमन पोटेंशियल हमारा बन चुका है V/2, हाफ पोटेंशियल, तो चार्ज भी हाफ हो गया, यहाँ पे भी चार्ज हाफ हो गया, तो दोनों में चार्ज हाफ हो जाएंगे। अब एनर्जी की बात करनी है, तो एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, एनर्जी का कैलकुलेशन कर सकते हैं भाई। तो एनर्जी को कैलकुलेट कर लिया जाए, ठीक है भाई, एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखेंगे भाई इनिशियल एनर्जी कितना था, इनिशियल एनर्जी = हाफ C और V², क्योंकि पहले वो V पोटेंशियल से समझो था। बाद में एनर्जी क्या हो गया भाई, तो फाइनल एनर्जी हो गया, दोनों कैपेसिटर हैं, एक में हो गया तुम्हारा, दोनों कैपेसिटर तो पैरेलल में है, तो दोनों को मिला के एक ही बार ले लिया जाए भाई, C + C 2C, और कॉमन पोटेंशियल जो था उसका हम लोगों को स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों मिला करके कॉमन पोटेंशियल ही है। मीन्स दोनों के बदले में अब एक पोटेंशियल हो गया V कॉमन, और एक कैपेसिटर अगर समझें तो ये C इक्विवेलेंट होगा C1 + C2, दैट इज C + C, दैट इज 2C। तो हम लोगों का जो अब मिल जाएगा वो 2C × कॉमन पोटेंशियल था V/2, इसलिए ये करेंगे, और इससे हमें मिल जाएगा कितना भाई, तो हाफ × 2C × V²/4, और इससे हमें क्या मिल जाएगा, तो इससे मिल जाएगा हाफ CV², 2 से ये /2, हाफ CV²/2। तो पहले जो एनर्जी था वो हाफ CV² था, अब जो एनर्जी हाफ CV²/2 है, इट मीन्स 50% तो एनर्जी लॉस हो गया, 50% बच गया। सो अब फाइनल एनर्जी जो है अपना, फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी का हाफ है। सो इट विल डिक्रीज, फाइनल एनर्जी विल डिक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 2, फाइनल एनर्जी विल डिक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 2। तो 2 के फैक्टर से हमारा फाइनल ये पोटेंशियल एनर्जी, हमारा एनर्जी जो स्टोर्ड है वो डिक्रीज हो गया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, देखो यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, when the capacitor is charged by a battery of potential V, then the energy stored is half CV². When the battery is removed and another identical uncharged capacitor is connected in parallel, then the common potential हो गया V/2, बिल्कुल ठीक है भाई, and the energy stored in the capacitor हो गया CV²/4, यानी कि पहले वाले का हाफ। That means the total electrostatic energy of resulting system will decrease by a factor of 2. It will decrease by a factor of 2. ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें भाई, ये आ गया है क्वेश्चन, देखो जेईई मेन का क्वेश्चन है, इसको ज़रा ट्राई कर लिया जाए, इसको ज़रा ट्राई कर लिया जाए। ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज इन एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय दिस। चलो भाई, एक पार्टिकल है जिसका कि चार्ज भी दिया है, मास भी दिया, चार्ज q है एंड मास m है,
और वो कहाँ है भाई, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है। 2a + 3j 4j + 6k। अच्छा भाई, तो चार्ज पार्टिकल इज शिफ्टेड फ्रॉम द ऑरिजिन टू द पॉइंट P। ऑरिजिन से हमारा चार्ज पार्टिकल को शिफ्ट कर दिया है P पॉइंट तक। तो ठीक है भाई, देखो y है, इधर x है, ऑरिजिन से शिफ्ट कर दिया इसको कहाँ पे, 1 1 x1 y1, यहाँ पे इस पॉइंट पे इसको पहुँचा दिया along ए स्ट्रेट लाइन पाथ। अच्छा भैया, एक स्ट्रेट लाइन पाथ से ही पहुँचा दिया, ठीक है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल वर्क डन क्या होगा, टोटल वर्क डन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, टोटल वर्क डन, तो वर्क डन तो होगा भाई वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस वर्क डन अगेंस्ट द मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स के अगेंस्ट कोई वर्क होता नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है। मैग्नेटिक फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है। सो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो। इसलिए मैग्नेटिक तो कुछ करेगा नहीं, इलेक्ट्रिक के अगेंस्ट ही वर्क डन करने पड़ेंगे। तो भैया इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करने पड़ते हैं, तो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, यही होता है, बिल्कुल यही होता है भाई। तो पोटेंशियल तो नहीं पता हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में अगर बात करेंगे हम लोग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में बात करेंगे तो वर्क डन हो जाएगा हमारा Q × E, ये हो गया फोर्स, और डॉट डिस्प्लेसमेंट, यही हम लोग काम करेंगे भाई, डिस्प्लेसमेंट से यही काम करने पड़ेंगे और इस हिसाब से अब हम लोग देखेंगे। तो QE.dr कर दें तो Q तो बाहर आ गया और E.dr करेंगे, E.dr करेंगे तो E का वैल्यू कितना था, E का वैल्यू था 2i + 3j, 2a + 3j डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट होगा भाई। तो ये Q हो गया और डिस्प्लेसमेंट क्या होना, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 से लेकर के ऑरिजिन पे चला गया, तो बोल सकते हैं कि दिस डिस्प्लेसमेंट इज i कैप 1i कैप प्लस 1j कैप। तो i कैप प्लस j कैप, ये है डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, तो 2i.i, यही है इंटीग्रेट जो करने थे, तो इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट ही तो आएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन करने, यहाँ देखें ऐसे लिख देता हूँ, अभी तो ऐसे लिख देते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो 2i + 3j, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी बाहर आ गया, और ये बचा क्या, dr इंटीग्रेशन, और जब dr इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, नेट डिस्प्लेसमेंट, मतलब Q × इलेक्ट्रिक फील्ड जो था हमारा कितना था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड था 2i + 3j, 2i कैप + 3j कैप और डॉट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा, नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट है i + j कैप। बस अब इसी को इवेलुएट कर देने हैं, तो Q × 2 × i, Q × 2 हो गया, Q × 2i.i 2 और 3j और ये डॉट j, क्योंकि 3j को जब i के साथ करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, 0 हो जाएगा, और 3j को j के साथ करेंगे तो मिलेगा 3। इट मीन्स क्या हो गया, Q × 5, Q × 5 इतना जूल ही वर्क करेंगे अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। तो Q × 5 वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स के ही अगेंस्ट हमें वर्क करने होंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स के ही अगेंस्ट हमें वर्क करने होंगे, ठीक है भाई। अब देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन हम लोग देखें, ये क्या लिखा है, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड इज 0, बिल्कुल ठीक बात है। फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड Q × डेल्टा भी वर्क डन होता है, यानी Q E.dr किया, E है ये और dr डिस्प्लेसमेंट ये है। तो भाई ठीक है, डेल्टा आ रहा है समझो, डेल्टा लिख दिया, 5Q आया, बिल्कुल ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चार्ज वर्सेस वोल्टेज ग्राफ होता है और ये इस तरह से दिखाया है। तो Q तो भैया होता है C × V, यानी कि चार्ज वर्सेस वोल्टेज ग्राफ है, तो ये जो C है वो स्लोप है, C = स्लोप। तो यहाँ पे कुछ स्लोप है, यहाँ पे कुछ स्लोप है भाई, तो ये स्लोप बताएगा कैपेसिटेंस। अच्छा, तो बोल रहा है देखो यहाँ पे 10 वोल्ट जब पोटेंशियल डिफरेंस है तो 500 वोल्ट है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे चार्ज जो 500 माइक्रोकूलम है, देखो 500 माइक्रोकूलम
तो Q इज़ इक्वल टू होता है C इंटू वी। तो 500 माइक्रोकुलम इसका आया CA, इसका जो कैपेसिटेंस है तो CA लिखें और पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट है और ये है, तो इसलिए CA को बोल सकते हैं, CA जो है हमारा वो 500 माइक्रोकुलम डिवाइडेड बाई 10 वोल्ट, तो ये हो गया 50 माइक्रोफैराड। 50 माइक्रोफैराड आया कैपेसिटेंस A का। ठीक है भाई, एक कैपेसिटेंस आया, एक बार जो कैपेसिटेंस आया A वाले ग्राफ के लिए वो आया। अब B वाले के लिए देखें भाई, तो B वाले के लिए भी दिखेंगे तो चार्ज ऑन B इज इक्वल टू CB इंटू पोटेंशियल डिफरेंस Q इक्वल टू CB। तो यहाँ चार्ज है 80 माइक्रोकुलम, तो ये हो गया भैया 80 माइक्रोकुलम चार्ज इज इक्वल टू CB इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई, तो यही 10 वोल्ट यहाँ वाले के लिए लिख रहे हैं। तो इससे हमें मिल जाएगा CB, यानी कि दूसरे केस में हो गया 80 माइक्रोकुलम डिवाइडेड बाई 10, तो इससे क्या मिल जाएगा 8 माइक्रोकुलम। 8 माइक्रोकुलम हमारा एक कैपेसिटेंस बता रहा है और एक बार बता रहा है 50 माइक्रोकुलम, जबकि ये दो कैपेसिटर का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो एक बार देखो भाई, एक बार ये आ रहा है, एक बार ये आ रहा है, तो इसमें से देखो कोई एक सीरीज का होगा, कोई एक पैरेलल का होगा। तो तुम्हें पता है भाई कि सीरीज में कम होते हैं, सीरीज जब होता है कैपेसिटर का, जब सीरीज होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है भाई, तो C इक्विवेलेंट जो होता है वो C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 होता है। और जब ये पैरेलल में होता है, तो C इक्विवेलेंट जो होता है वो C1 प्लस C2 होता है। इसका मतलब ये जो ज़्यादा वाला वैल्यू है वो ज़रूर इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन का है। तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ होगा उस कंडीशन में 50 माइक्रोकुलम है, और जब सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ तो उस समय हमारा ये 8 माइक्रोकुलम है। ठीक है भाई, इट मीन्स जो लार्जर वाला है C1 C2 ऐसा होना चाहिए कि ये है हमारा 50, तो 50 माइक्रोकुलम इज इक्वल टू C1 प्लस C2 है। 50 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू C1 प्लस C2 है, और 8 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 है। तो अब आप सोचो कि C1 C2 क्या होगा। ये वैल्यू दिया है, ये वैल्यू दिया है, कैसे निकालेंगे भाई कि दो का हमारा इस तरह से काम बन जाए। C1 प्लस C2 बोलें तो वो 50 है, और प्रोडक्ट अगर बोलें इस तरह C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 तो वो हमारा 8 है। तो बताओ ये क्या हो सकता है C1 और C2 का वैल्यू, यही हमें बताने हैं। तो चाहे तो ऐसे चेक कर सकते हैं, इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। 50 और 30 अगर हुआ तो 50 30 से थोड़ी ही हो जाएगा, 50 नहीं होगा। 20 और 30 से, हाँ भाई 20 और 30 रहेगा तो हो जाएगा। तो 20 और 30 से हो तो सकता है, लेकिन 20 30 का जब ऐसा वाला कॉम्बिनेशन होगा तो 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 30 अगर करते हैं तो ये हो जाएगा, देखो 600 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 50, 60/5, तो ये 12 हो जाएगा। तो ये 12 हो जाएगा, मतलब इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, हमें तो 8 चाहिए था। तो दूसरा अगर देखें 60 और 40 ये नहीं होगा, 50 बनेगा नहीं। 40 और 10, हाँ 40 प्लस 10 तो 50 बन जाएगा, 40 प्लस 10 50 बन जाएगा। और 40 और 10 का जब हम लोग ऐसा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 40 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 10 दैट इज़ 400 डिवाइडेड बाई 50, यानी कि क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। इट मीन्स ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसका डायरेक्ट एडिशन हो तो 50 आएगा, और ये वाला फॉर्मूला अप्लाइड हो सीरीज वाला तो उससे हमें 8 माइक्रोकुलम मिल जाएगा। इसलिए एक है अपना 40 माइक्रोकुलम, दूसरा है 10 माइक्रोकुलम। इस तरह से ये हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि दो का सम होना चाहिए 50, और ये ऐसा वाला फॉर्मूला अप्लाई हो तो वो बन जाए हमारा 8, तो उसके लिए यही वाला सूटेबल है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो भाई डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। इसमें क्या किया है ये देखो, Q इज इक्वल टू CB होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V स्लोप ऑफ द ग्राफ। ठीक है भाई,
तो 1 निकाला, CB 8 आया, CA हमारा 50 आया, बिल्कुल ठीक है। फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस वी गेट C पैरेलल 40 + 10 वाला 50, और जब हम लोग सीरीज करते हैं तो 8 आता है। मीन्स ये भी क्या किया है, ऑप्शन देख के ही सिलेक्ट कर लिया गया है। बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग, और इस तरह से ये मिल गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ देखते हैं ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये ज़रा समझें जल्दी से। Solid conducting sphere having a charge Q. A solid conducting sphere having a charge Q is surrounded by a uncharged conducting. तो ये एक सॉलिड स्फेयर है जिस पे चार्ज Q है। ठीक है भैया, सॉलिड स्फेयर है, उस पर चार्ज हमारा इस तरह से, ज़रूरी नहीं कि इसके अंदर रहेगा। अगर ये कंडक्टर है तो सिर्फ सरफेस पे ही तो चार्ज आता है। बिल्कुल भाई, इस तरह से surrounded by a uncharged conducting hollow spherical cell. अनचार्ज कंडक्टिंग होलो स्फेरिकल सेल, इससे ये सराउंडेड हो गया। बिल्कुल ठीक है भाई, सराउंडेड हो गया। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फेयर एंड डेट ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ अ होलो सेल। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड, ये मान लो ए पॉइंट सॉलिड स्फेयर, एंड डेट ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द होलो सेल बी, वो हमारा V है, मतलब V है हमारा VA - VB। ठीक है भाई, इसको हम लोग लेट कर लिया। इफ़ द सेल इज़ नाउ गिवन ए चार्ज ऑफ -4Q, अब इस सेल को हम लोगों ने चार्ज दिया -4Q। अच्छा भाई, -4Q दे दें, तो जब -4Q चार्ज दे देंगे तो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेम टू सरफेस क्या होगा, यहाँ सरफेस और यहाँ सरफेस में, मीन्स VA - VB। अब न्यू कंडीशन में VA डैश - VB डैश, ये क्या हो जाएगा, ये बताने हैं। तो पहले तो ये अनचार्ज था, तो देखो भाई ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने रेगुलर क्लास में भी डिस्कस किया था और रिवीजन में भी डिस्कस होंगे भाई कि ये Q चार्ज है, तो इधर हमारा ये -Q, जब इनर जो सेल होगा इसमें -Q डेवलप होगा। अगर Q चार्ज है इसके अंदर में, कैविटी के अंदर अगर Q चार्ज हो तो कैविटी के इनर सरफेस पे हमारा -Q डेवलप होता है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग +Q जाता है। तो पहले केस में, फर्स्ट केस, जब तक हमने -4Q नहीं ट्रांसफ़र किया है, तो ये है यहाँ पे Q चार्ज, और ये जो होलो स्फीयर है इसमें इनर सरफेस पे आएगा -Q, आउटर सरफेस पे आएगा +Q। और इस कंडीशन में बोल रहा है कि यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो VA - VB विल बी इक्वल टू, तो यहाँ का पोटेंशियल भैया कितना है, तो यहाँ का पोटेंशियल हो गया Q डिवाइडेड बाई 4πε0, ये वाला मान लो R1 है, तो यहाँ का पोटेंशियल होगा Q डिवाइड बाई 4πε0 R1। इसका पोटेंशियल हो जाएगा यहाँ पे -Q/4πε0 ये R, और इसका +Q/4πε0 ये R, तो वो तो कैंसिल ही हो जाएगा। इसलिए ये A पॉइंट का पोटेंशियल हमारा ये मिला। B पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा वो देखें। A पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, देखना ध्यान से भाई, A पॉइंट पे पोटेंशियल सारे चार्जेस के लिए होते हैं, तो जो इस पे चार्ज है, उसका पोटेंशियल आया Q/4πε0 R1, ये वाला है रेडियस मान लो R2, तो ये इसका जो चार्ज आएगा वो आएगा, उसका पोटेंशियल आएगा -Q/4πε0 R2, और इधर वाला जो आउटर सरफेस पे +Q चार्ज है उसका आएगा +Q/4πε0 R2। तो ये वाला मैंने बोला कि ये तो भाई बेकार है, तो यही रह गया यहाँ का पोटेंशियल। और B पॉइंट पे पोटेंशियल अगर देखेंगे तो B पॉइंट पोटेंशियल देखेंगे तो इसका, इस चार्ज का यहाँ पे जो पोटेंशियल बनेगा वो हो जाएगा चार्ज डिवाइडेड बाई ये वाला सेपरेशन, तो चार्ज डिवाइडेड बाई 4πε0 और R2, ये मिला। और इसका अपना पोटेंशियल -Q/4πε0 R2 और +Q/4πε0 R2, तो वो कैंसिल ही हो जाएगा, इसलिए इतना ही रह जाएगा। तो ये है तुम्हारा V, ये वैल्यू जो दिया हुआ है ये V दिया हुआ है, ये गिवन है, ये V है। तो अब हमें बताना क्या है भाई, न्यू कंडीशन में जब -4Q डाल दिया, तो जब -4Q डाल दिया आफ्टर पुटिंग या ट्रांसफरिंग -4Q ऑन द सेल, तो क्या होगा, अंदर वाले पे तो Q ही है, अंदर वाले पे तो Q है, लेकिन ये जो हॉलो अब आया इसमें अब -4Q होने से क्या हुआ, तो ये अंदर जो Q है तो ये तो -Q डेवलप करेगा और इधर +Q डेवलप करेगा, लेकिन इस पे
-4q और आया है तो -4q और डालेंगे आउटर सरफेस पे। इनर सरफेस का तो फिक्स हो जाता है कि जो कैविटी के अंदर होगा उसी का अपोजिट होना है, तो यहाँ तो -q होना है। बाकी इस पे आउटर सरफेस पे जो चार्ज आया +q और -4q यानी कि -3q, यहाँ पे आया आउटर पे आया -3q और इनर पे आया -q। और अब जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालने हैं, ये A पॉइंट है, ये वाला B पॉइंट है, तो अब जो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है वो है VA माइनस VB। ये काम हम लोग कर लेते हैं भाई। तो ये काम क्या हो जाएगा, तो देखो A पॉइंट पे पोटेंशियल ऐसे ही हो जाएगा भाई, इसका Q का Q/4πε0R1। अब इधर वाले का तो ये -q है यहाँ पे, तो मैं बोलूँगा कि -q/4πε0R2। और इधर क्या है, -3q है, तो यहाँ पे बोलूँगा मैं -3q/4πε0R2। तो इसलिए क्या हो गया, ये तो हो गया VA, ये VA हुआ भाई। अभी VB भी निकालना पड़ेगा, -VB क्या होगा भाई, तो VB निकालें, B पॉइंट पे पोटेंशियल, तो अंदर वाले के चलते होगा Q/4πε0, बाहर वाला रेडियस R2, क्योंकि इसका पोटेंशियल यहाँ निकालना है तो ये वाला रेडियस यूज होगा। ठीक है, इसका हो गया। अब इसका निकालेंगे तो इसमें -q है और -3q है, तो ऐसे लिखेंगे सीधा -4q ही समझ लें, तो ऐसा लिख सकते हैं -4q डिवाइडेड बाई 4πε0R2। ये भी -q, ये भी -4q हो गया और 4πε0R2, तो ये बन गया हमारा फाइनली। अब यहाँ से देखो कि ये हमारा Q/4πε0R1 है, इस तरह से, और यहाँ पे आ गया Q/4πε0R2 और -Q/4πε0R2। तो ये क्या मिला भाई, तो यहाँ देख रहे हो कि ये Q/4πε0R1 है और ये -4Q/4πε0R2 माइनस ये वाला -4Q, माइनस प्लस हो जाएगा ना, अच्छा माइनस प्लस हो जाएगा, ये है माइनस और 1 मिनट कैलकुलेशन सही होना चाहिए भाई, -4Q/4πε0R2 माइनस -4Q/4πε0R2, तो दिस विल बी कैंसिल्ड। बिल्कुल भाई, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पूरा -4Q/4πε0R2 माइनस -4Q/4πε0R2 विल बी कैंसिल। बचेगा क्या, Q/4πε0R1 माइनस Q/4πε0R2। तो भैया यही चीज़ तो Q/4πε0R1 Q/4πε0R2 ये मिलकर के V था, इसलिए ये फिर से वही आया, इसका मतलब V का V ही रह जाएगा। इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस न्यू कंडीशन में भी V ही रह जाएगा, V ही रह जाएगा। इसके ऑप्शन को देख लेते हैं भाई, चलो इसमें हम लोग देख लेते हैं इसके क्या आंसर दिया है। देखो भाई, इसमें भी देखो फाइनली V आया। कैसे आया, पहले वाला दिखाया Q है तो -Q + Q, यहाँ पे Q है तो -Q होगा और +Q और ये -4Q, तो मिल करके आउटर सरफेस पे -3Q हो गया। तो इस तरह से ये निकाला पोटेंशियल डिफरेंस। पहले वाले केस में ये V गिवन है, केस 2 में ये वाला पोटेंशियल माइनस ये वाला पोटेंशियल VB' ये हो गया, VA' ये हो गया, और दोनों का जब डिफरेंस निकाला तो बाकी -4Q वाला कैंसिल हो गया और ये मिल गया, वही आ गया। इसलिए ये A और B लिया हमने, R1 और R2 लिया है रेडियस। इस तरह से सेम पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, सेम पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको भी और अभी ट्राई करने हैं, तो और आप ट्राई करेंगे भाई। कुछ क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करा दिए, बाकी आपको प्रैक्टिस करने हैं जितना